सभी का स्वागत है। चुनाव हरियाणा का देख रहे हैं आप प्रतिमा दत्ता के साथ। हरियाणा न्यूज का ये चुनावी स्टूडियो लगातार हरियाणा के इस विधानसभा चुनाव में तमाम हलकों में जाकर ग्राउंड जीरो से उम्मीदवारों की तैयारी कितनी है, इस स्टूडियो के जरिए आपको देखने को मिल रहा है। आज हम जिस हलके में पहुंचे हैं, इस हलके का चुनाव बेहद दिलचस्प है, क्योंकि तमाम जो उम्मीदवार यहाँ से चुनावी मैदान में हैं, वाकई में राजनीति के धुरंधर हैं। लेकिन एक नाम ऐसा जिसकी चर्चा पूरे हरियाणा में है, जिस सीट को लेकर तमाम हरियाणा के लोग इस बार टकटकी लगाए देख रहे हैं कि हिसार का विधानसभा चुनाव आखिर किस दिशा में जा रहा है। क्योंकि यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर सावित्री जिंदल जी चुनावी मैदान में हैं। कितनी तैयारी है, कैसी तैयारी है और विधानसभा का ये रण उनके लिए कितना आसान या कितना चुनौतीपूर्ण। हमारे आज चुनावी स्टूडियो में खास मेहमान सावित्री जिंदल जी हैं। विधायक रह चुकी हैं, मंत्री रह चुकी हैं और देश की सबसे अमीर महिला हैं। बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ पर हमारे इस चुनावी स्टूडियो में। हिसार में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे चुनावी मैदान में है, किस तरीके से रिस्पांस लोगों का मिल रहा है, कैसा कैंपेन चल रहा है? देखिए, हिसार मेरा घर है। मैं शुरू से हिसार में रही हूँ, तो हिसार के लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। तो उन लोगों ने मुझे कहा कि आप चुनावी मैदान में आइए, हम सब आपके साथ हैं। और सारे लोग मेरे साथ हैं और बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं है, मैं हिसार वालों की प्रत्याशी हूँ। तो चुनाव ये उनका अपना चुनाव है, तो अपने चुनाव को आदमी अपने तरीके से लड़ता है, क्योंकि बहुत मजबूती से उनको चुनाव लड़ना है। ये तो बहुत मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये चुनाव हमने देखा, जब बीजेपी से टिकट आप मांग रहे थे, नहीं मिली, अल्टीमेटली लोगों का एक पूरा जन सैलाब आपके हमने आवाज़ पर देखा। तमाम लोग आपसे ये उम्मीद लगा रहे थे, ये गुहार भी कर रहे थे कि आप चुनाव लड़िए। तो सारा का सारा चुनाव आपके लोग संभाल रहे हैं हिसार हलके के? बिल्कुल मेरा पूरा चुनाव जो है मेरे हिसार के लोग जो हैं वो संभाल रहे हैं। क्योंकि जब निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो प्रत्याशी की तो अपना एक ही वोट होता है, बाकी वोट सारी जनता के होते हैं। वैसे भी जनता ही वोट देकर जिताती है। तो अब क्या, जब जनता का ही चुनाव है, उन्होंने ही प्रत्याशी मुझे बनाया है, तो उनका अपना चुनाव है और अपने चुनाव के लिए वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करके कर रहे हैं और करेंगे। मेहनत आप भी कम नहीं कर रही हैं, हम देख रहे हैं लगातार इतना ज़्यादा कैंपेन। मुझे तो देखिए हिसार वालों से इतना प्यार मिल रहा है, मुझे जहाँ बुलाते हैं मैं जाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने लोगों से मिलने में सबको बहुत अच्छा लगता है। तो हिसार मेरा परिवार है, तो अपने परिवार से मिलने में सबको अच्छा लगता है। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक लंबा समय आपके पूरे परिवार ने हिसार की, अगर हम राजनीति की बात करें तो उसमें काम किया है, और ये भी कहा जाता है कि हिसार को इतना ज़्यादा डेवलप बनाने में कहीं ना कहीं जिंदल परिवार का एक अहम योगदान रहा। तो उस चीज़ को लेके कितना फ़ायदा और कितना सपोर्ट आपको कैंपेन में मिल रहा है? देखिए, सपोर्ट तो उस हिसाब से भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। वास्तव में सच्चाई यही है कि शुरू से जिंदल साहब लोग यहाँ पर आए, उन्होंने स्टील फैक्ट्री लगाई और धीरे धीरे करके उन्होंने काम को बढ़ाया। और बढ़ाते बढ़ाते जिस तरह से जिंदल साहब ने भी यही कहा कि मुझे जन सेवा करनी है और मैं चुनाव के पॉलिटिक्स जो है एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। मैं जन सेवा करना चाहता हूँ और लोगों के बीच में जब तक मैं नहीं जाऊँगा, मुझे लोगों का सुख दुख का पता नहीं चलेगा, और लोगों के सुख दुख का पता चलेगा तभी मैं उन लोगों के लिए उनकी सेवा कर सकूँगा, उनके लिए काम कर सकूँगा। तो उन्होंने ये सिखाया कि जनता की सेवा करनी चाहिए। जो कुछ भी आज हमारे पास हम लोगों को मिला हुआ है, ये सब हिसार वालों की प्यार और समर्थन से मिला हुआ है। और हिसार के लोग भी मेरे बिल्कुल परिवार के सदस्य हैं, तो मेरा भी वो लोग उतना ही मान करते हैं जितना कि वो जिंदल साहब का करते थे। कहते हैं राजनीति बहुत ही टेढ़ी खीर है, सीधा सा कोई व्यक्ति यहाँ पे आ नहीं सकता है, लेकिन आप इतने शांतिपूर्ण तरीके से, एक चेहरे पे अलग ही आपके रौनक भी है, बहुत ही स्थिरता दिखती है देखने से, और बहुत ही कामली हम देख रहे हैं, बिल्कुल भी चिंता, किसी चीज़ की परेशानी नहीं, एकदम रिलैक्स होकर चुनाव भी लड़ रही हैं, काम भी संभाल रही हैं, जिंदल ग्रुप को एक नए मुकाम पर भी लेके जा रही हैं। तो कैसे इन तमाम चीज़ों को लेके संतुलन बिठाती हैं? इसमें ये सारा का सारा प्यार और प्यार से ही होता है। तो मेरे हिसार के लोग जो हैं वो सब बहुत अच्छे हैं, मेरी हर चीज़ में बहुत मदद करते हैं। और परिवार में आपको पता ही है कि बच्चे फिर बहुत, मेरे बेटे बेटियां सब सेटल हो चुके हैं, अच्छी तरह से अपना अपना काम संभाल रहे हैं। तो मुझे उनकी तरफ से कहीं से कोई परेशानी नहीं है। मैं यहाँ इन लोगों के बीच में रहकर और काम करती हूँ, तो ये लोग मुझे मतलब माँ से भी ज़्यादा प्यार देते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं जब किसी का छोटा सा भी काम कर दूं और उसके चेहरे पे मैं खुशी देखूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
मैं यही चाहती हूँ कि मैं अच्छे से इनके लिए काम कर सकूँ। जो मेरे पास आए मैं उसको कभी भी निराश ना करूँ और बहुत अच्छे से उनके लिए काम करूँ। हम जिंदल हाउस में भी बहुत से लोगों से हम मिले और उन लोगों से बात हुई। हल्के में भी हम अलग-अलग एरियाज़ में गए और लोगों से बात की। आपको माता जी कह के बुलाते हैं ज़्यादातर लोग, हमने देखा। इसके पीछे की कहानी क्या है? असल में ये लोग जिंदल साहब को बाबूजी कहा करते थे, हुँ। तो अब इन्होंने मुझे माता जी कहना शुरू कर दिया। तो एक माँ के रूप में वो देखते हैं कि आप हिसार के लिए काम करें, हिसार को आगे लेके जाएँ। नहीं, मुझे भी फिर ये सब मेरे अपने बच्चे जैसे लगते हैं कि सारे मेरे अपने बच्चे हैं। मैं इन लोगों की कोई भी मदद कर सकूँ, कहीं भी इनके मैं कोई काम आ सकूँ, तो मुझे उसके अंदर बहुत अच्छा लगता है। राजनीति में आने का फैसला आपने क्यों और कैसे लिया? असल में शुरू में जब पहले जिंदल साहब चुनाव लड़ते थे, तो मैं तो एक हाउसवाइफ थी, मैं घर के अंदर रहती थी, घर के अंदर से ही अपने बच्चों को, घर को संभालती थी। लेकिन उनके जाने के बाद मेरे हिसार के लोगों ने ही मुझे कहा कि आप मैदान में आ जाइए। उनके जाने के बाद मैं पॉलिटिक्स में आ गई और आने के बाद मुझे लोगों का इतना प्यार मिला, इतना सहयोग और समर्थन मिला कि मुझे धीरे धीरे करके अच्छा लगने लगा कि मुझे भी एक अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया राजनीति के माध्यम से कि मैं ज़्यादा लोगों तक पहुंचकर और लोगों की सेवा कर सकूं। तो क्योंकि जब आप घर में रहते हो तो आपसे अपने घर के परिवार के लोग ही मिल सकते हैं, ज़्यादा लोग नहीं मिल सकते और इसके कारण आपसे ज़्यादा लोग मिल सकते हैं। तो अब पूरा हिसार मेरा है, तो मेरे पास हिसार के सभी लोग आते हैं, तो अगर मैं किसी के कोई भी काम आ सकी तो मुझे बहुत खुशी होती है। आपने कहा पहले हाउसवाइफ के तौर पे आप पूरा बिल्कुल। घर सँभालती थी, जी। लेकिन वहाँ से देश की सबसे अमीर महिला बनने का सफ़र, ये कैसे आपने तय किया? क्योंकि राजनीतिक सवाल तो आपसे पूछेंगे ही, लेकिन ये भी कहानी लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिर ये कैसे संभव हुआ? वो शक्ति, वो प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसमें शुरू में जिंदल साहब ने बहुत मेहनत की, बहुत ईमानदारी और मेहनत से काम करते थे और वो यही कहते थे कि मेहनत और ईमानदारी से अगर काम करे तो सफलता उसको मिलती है। और उनके जाने के बाद मेरे चारों बेटों ने भी बहुत मेहनत की और ईमानदारी से अपने काम को किया, तो आज भगवान ने जहाँ हमें पहुँचा रखा है वो प्रभु जी की कृपा है और मेरे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत तो आपने भी की होगी, परिवार को एक साथ लेकर आगे बढ़ना और तमाम मुकाम हासिल करना, ना सिर्फ अपने लिए, क्योंकि बहुत से परिवार आपकी अलग-अलग कंपनीज़ के थ्रू, पूरे एम्पायर के थ्रू आपके साथ भी जुड़े हुए हैं। शुरू से जिंदल साहब की एक ही सोच थी कि जो भी कर्मचारी हमारे यहाँ काम करते हैं वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। हम लोगों ने उनको हमेशा ही अपने परिवार का सदस्य ही समझा और वो भी हमें अपने परिवार की तरह से ही, जिस तरह से कोई भी मतलब उनको जब भी कोई काम होता था तो कभी भी मेरे पास आना, किसी भी समय आए वो, उनके लिए भी घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। तो कभी हमें लगा ही नहीं कि हमारे कर्मचारी हैं, वो भी हमें अपने परिवार के सदस्य ही लगते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ मेरा बहुत बड़ा परिवार है। तो आज भी जिस तरह से सभी जगह से जो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं सबको बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे मिलकर काम करते हैं। तो बहुत सारे लोग भी फ़ोन करते होंगे कि माता जी कैसा चुनाव चल रहा है, हमारी क्या मदद चाहिए, हम क्या कर सकते हैं? इस तरीके की तमाम फ़ोन कॉल्स और संपर्क साधने की कोशिश भी करते होंगे? सभी जगह से फ़ोन आ रहे हैं कि हम लोग आ जाएँ, हम लोग आ जाएँ। मैं बोली नहीं, मेरा हिसार परिवार बहुत बड़ा है, हाँ। तो आने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, हिसार वाले ही संभाल लेंगे। अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर बुला लूँगी, नहीं तो आप लोग वहीं बैठकर और ठीक से रहिए, अपने काम को कीजिए। आप प्रचार के लिए तो जा रही हैं, लेकिन हम भी जब ग्राउंड पे गए तो बहुत से लोग हमें मिले। लोगों के जहन में एक सवाल था, नवीन जिंदल जी कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं वो सावित्री जिंदल जी के लिए प्रचार करने हिसार आएंगे क्या? देखिए, नवीन जिंदल जी को वो पार्टी से जुड़े हुए हैं, हाँ। उनको उनकी पार्टी जो आदेश देगी ना वो नवीन करेंगे। यहाँ पर तो मेरे बहुत बेटे हैं जो कि मेरे लिए प्रचार कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब बेटे जो ग्राउंड पे आपके हिसार के बेटे हैं वो पूरा का पूरा चुनाव आपका संभाल रहे हैं। बिल्कुल जी, वो संभाल रहे हैं। एक समस्या पूरे हरियाणा में बेरोजगारी को लेकर है, उसको लेकर आप क्या देखती हैं? हरियाणा में क्या होना चाहिए? किस दिशा में ऐसे काम किया जाए कि बेरोजगारी पे लगाम लग सके, या युवाओं के लिए आप क्या विजन है आपका कि युवा बेहतर हों, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा आगे रोजगार करें, या कैसे रोजगार को लेके अवसर देखिए, जनरेट होता बच्चे है? जो भी पढ़ाई करें उसके अंदर उनको स्किल से मतलब उनके अंदर कोई स्किल भी आना चाहिए उनको। कोई भी अगर उनको काम का ज्ञान होगा तो उससे उनको नौकरी भी मिल जाएगी, अदरवाइज़ वो अपना काम भी करके अपना काम चला सकते हैं। तो स्किल से मतलब जिससे आना उनको बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ
स्किल की जानकारी भी होनी चाहिए, जिससे कि वो रोज़गार भी पा सकें और अपने काम को भी कर सकें। तो स्किल लोगों को बनाने के लिए, युवाओं को स्किल देने के लिए बहुत सारे कोर्सेज स्किल डेवलपमेंट के गवर्नमेंट की तरफ से भी जी। चलाए जा रहे हैं। आपकी ऐसी कोई कोशिश रहेगी कि और ज़्यादा स्किल कैसे अपने युवाओं को किया जाए, हरियाणा के भविष्य को क्या किया जाए, उसको लेकर किसी तरीके के विजन आप लेकर आगे चल रही हैं? अभी मैंने वैसे इसके बारे में कुछ नहीं सोचा है, लेकिन जगह जगह स्किल सेंटर खुले हुए हैं और उनके थ्रू जिस तरह से जो बच्चे काम सीख कर आएंगे, जो काम सीख कर आते हैं उनको तुरंत रोज़गार मिल भी जाता है, क्योंकि कई फैक्ट्री वगैरह में भी यही होता है कि उनको जिस चीज़ की जैसी जानकारी होती है, इलेक्ट्रीशियन हो गए, फिटर हो गए, तो उन सब की अगर जानकारी होती है तो फैक्ट्रियों में भी नौकरियां मिल जाती हैं। तो मेरे पास भी इस तरह के बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनको कि मतलब जो डिप्लोमा किया हुआ होता है ITI से और से, मैं कोशिश करती हूँ कि किसी भी फैक्ट्री में, हिसार की किसी भी फैक्ट्री में या हमारी फैक्ट्रियों में मैं उनको लगवा सकूँ, जिससे कि उनका काम चल सके। तो कोशिश यही करती हूँ, उनको भी यही कहती हूँ कि आप अच्छे से कोई भी स्किल को अच्छा से सीखिए, जिससे कि आपके हाथ में हुनर होगा तो कोई भी आपको ले लेगा और आप अपना काम भी करके अपने उसको 2-4 लोगों को और साथ लगाकर बढ़िया से काम को कर सकते हो। अब क्या विजन लेके चल रही हैं आप हिसार के लिए? हमने देखा 10 साल अभी बीजेपी की सरकार रही, उससे 10 साल पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। आपको क्या लगता है, या अभी हिसार से चुनाव जीतती हैं तो क्या विजन है? क्या काम ऐसे हैं जो आप चाहती हैं कि ये हिसार में और होना चाहिए? इस समय बुनियादी सुविधाएं जो हैं वो फिर से बिल्कुल ख़राब हो गई हैं। आपने देखा होगा सड़कें जगह जगह से टूटी पड़ी हैं, पानी भर जाता है। इसलिए भी मैं कहीं गई थी बस्ती में, तो वहाँ की बहनें मुझे कहने लगी हमारे यहाँ पानी भर जाता है, तो इस पानी की निकासी का कोई प्रबंध करवाइए। तो मेरी कोशिश पूरी यही होगी कि मैं पानी की निकासी का प्रबंध कराऊँ, क्योंकि अब क्या बरसात ज़्यादा हुई यहाँ तो सड़कें टूट गई, पानी भर जाता है, जगह जगह पानी अभी भी आपने देखा होगा भरा हुआ है। तो सड़कें अच्छी हों और पानी की निकासी का प्रबंध हो, सीवरेज व्यवस्था भी, क्योंकि पुराना शहर छोटा सा शहर था, अब ये बहुत बड़ा बढ़ चुका है, तो इसके अंदर सीवरेज लाइन जो डली हुई है वो छोटी हो गई, उनको भी बड़ी डालने का प्रयास करूँगी थोड़ा। मतलब अगर मैं जीत कर आती हूँ तो जो इनकी बुनियादी सुविधाएं हैं पहले उन पर ध्यान दूंगी, और उसके बाद जिस तरह से यहाँ पर पशु लोगों को एक तकलीफ़ है कि पशु सड़क पे घूमते रहते हैं, उनसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत से लोगों को चोट भी लग जाती है, तो उसको भी हम लोग का यही है कि जितनी भी यहाँ पर गौशालाएँ वगैरह हैं उनमें हम लोग हिसार को पशुओं से मुक्त करवाएं। आपने रोड्स का जिक्र किया, सीवरेज का जिक्र किया और तमाम परेशानियों का जिक्र किया। गंदगी भी एक अहम समस्या है जो हाँ देख जी, रहे हैं हर बिल्कुल, जगह पर बिल्कुल, बिल्कुल, गंदगी मानती के हूँ। अलग-अलग ढेर लगे हुए हमने हैं। हमारे संकल्प पत्र में भी ये लिखा हुआ है कि हम लोग साफ़ सुथरा हिसार बनाएंगे, जो कचरा प्रबंधन का भी, कचरे का भी अच्छा से प्रबंधन करेंगे। तो सोचा हुआ तो है, तो देखिए इसमें कितनी सफलता मिलती है। तो कितना मुश्किल होता है ये करना, क्योंकि आप देखिए सड़कें बन जाती हैं, फिर कुछ समय बाद गड्ढे होने शुरू हो जाते हैं, जो हालत है वो सड़कों की दिन ब दिन ख़राब होती जाती है और अल्टीमेटली क्या होता है कि आम लोग ही सफ़र करते हैं। तो ऐसे में क्या इसके लिए रोड मैप होना चाहिए, या एक रोड बनी तो क्या प्रोसेस होनी चाहिए, भाई गड्ढे हो गए साथ के साथ ठीक हो जाएँ, या एक कम से कम कमिटमेंट तो हो 4 साल, 2 साल, 3 साल के ठीक ठाक निकल जाए? कमिटमेंट होनी चाहिए, जिससे कि टाइम बाउंड भी उनका हो कि भाई 3 साल तक तो अगर टूट जाएगी तो दोबारा उनको ही बनानी पड़ेगी। तो इस तरह करेंगे तो फिर सड़कें बहुत अच्छी बनेगी, फिर सड़कें ख़राब नहीं होंगी। इसमें कोई हम लोग टाइम बाउंड करते ही नहीं उनसे, तो सड़कें बनती हैं और 6 महीने में ही टूट जाती हैं। तो वो सब मेरे समय में, असल में जब पिछले 10 साल में ऐसे नहीं हुआ था, उस समय की सड़कें काफ़ी समय तक, जब 5-5 साल तक तो कम से कम चली थी, और अब जल्दी जल्दी टूट रही हैं। तो आगे आने वाले समय में भी हम यही कोशिश करेंगे कि सड़कें जल्दी ना टूटें, अच्छी सड़कें बने, लोगों को बुनियादी सुविधाएं जो हैं बहुत अच्छी तरह से मिले, पानी की निकासी का प्रबंध हो जाए, सीवरेज व्यवस्था अच्छी हो जाए, तो इसके लिए पूरी कोशिश करूँगी। महिलाओं के लिए राजनीति में कुछ चैलेंज देखते हैं आप? क्योंकि हम देखते हैं ज़्यादा महिलाएं आती नहीं हैं। बीजेपी हालांकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून लेकर आई, महिलाओं को ज़्यादा स्कोप मिले, ज़्यादा जगह मिले और ज़्यादा प्रतिनिधित्व कर पाएँ अपने अपने एरियाज़ का, इसको लेकर तमाम कोशिशें हुई। आपको लगता है महिलाओं के लिए चैलेंजिंग है राजनीति, या अगर आप जानते हैं क्या करना है तो ईजी है? देखिए, महिलाओं के लिए चैलेंजिंग तो है, लेकिन महिलाएं जब आती हैं तो बहुत ईमानदारी से और अच्छे से काम करती हैं, बहुत मेहनत से काम करती हैं। उनके जिम्मे जो काम लगाया जाए उसको छोड़ती नहीं है, जब तक क्योंकि पूरा नहीं होता, उसको पूरा करके ही दम लेती हैं। महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए, जिससे कि राजनीति और अच्छी हो सके। महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए, अच्छी हो हाँ। सके, उसके लिए आप कोशिश भी कर रहे हैं, खुद ही चुनावी मैदान में हैं। हम जब जनरल हाउस में पहुंचे, हमने देखा गेट खुले हुए थे, कोई भी आ रहा था अंदर सीधा
कोई बुके लेकर आ रहा था, कोई वैसे ही मिल के आ रहा था, कोई हाथ में कोई कागज़ लेकर आ रहा था, शायद आपको बताने के लिए कि इस तरीके की समस्याएं हैं, आप क्या कर सकती हैं इस पर। अक्सर देखा जाता है, ये कहा जाता है कि जितने भी बड़े लोग होते हैं, मतलब बड़े से मेरा तात्पर्य है जितने भी वेल टू डू, फाइनेंशियली बहुत ही अच्छे सेटल्ड होते हैं, उनके घर के दरवाजे इतने आसानी से खुलते नहीं हैं। तो मतलब ये बिल्कुल ओपन फॉर ऑल है? हाँ जी, ये हिसार का घर, हिसार परिवार का घर है, पूरे हिसार वासियों का घर है। जब मर्जी वो लोग अपने घर में आ सकते हैं और उनकी कोई भी अगर समस्या होती है वो मेरे तक लाते हैं। मैं जब यहाँ नहीं भी होती तो मेरे पीछे से मेरे सेक्रेटरी वगैरह बैठते हैं, वो लोग भी तुरंत मुझे फ़ोन करके बताते हैं कि मुझे इससे बात करनी पड़ेगी या मैं करवा सकती हूँ, और मेरे बिना भी वो लोग उस काम को करवा के उनको बता देते हैं कि आपका ये काम हो जाएगा या नहीं होगा। अच्छा, मतलब ये हाँ। हमेशा ऐसे ही खुला रहता है? हमेशा ऐसे ही खुला रहता है, सिर्फ चुनावों में नहीं है? खाली चुनाव के लिए नहीं। फिर मैं जानने के लिए इच्छुक थी कि नहीं, मैंने कहा चुनाव पूछूंगी नहीं। कि आखिर ये हमेशा ही ऐसा रहता है? हाँ, जब जिसका मन हो आ सकते हैं, कभी भी रोक नहीं है किसी भी समय। हम्म, आने के लिए किसी को भी कोई रोक नहीं है कि वे नहीं आ सकते। हर जब किसी मर्जी- के लिए जब- दरवाजे जब मर्जी हमेशा आ- खुले बिल्कुल, हैं। जब मर्जी आ सकते हैं। तो अभी और पूछ के टाइम लेके आने की जरूरत नहीं है, जब मर्जी आ जाए। अच्छा, मतलब टाइम भी लेने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे हैं तो हमेशा हर हाँ, किसी मैं से यहाँ मिलती पर हूँ तो हैं। जब मर्जी आकर मेरे से मिल सकते हैं। हम्म। और आप हमेशा प्यार से सबसे उस विश्वास से लोग आपके पास आते भी हैं कि कम से कम जो प्रॉब्लम्स लेके जा रहे हैं या अपनी परेशानी कम से कम आपको बता रहे हैं, उस पे आप एक्शन हाँ, त्वरित बताने लें। के बाद भी आधी परेशानी उनकी दूर हो जाती है, चाहे मैं कर सकूँ या ना कर सकूँ। अच्छा। सुनने के बाद भी उनको लगता है कि हाँ, हमारी बात सुन तो ली पूरी, हाँ, तो उनको तसल्ली हो जाती तो है। वो रिलैक्स महसूस करते हैं जी। कि अच्छा हमारी बात सुन ली। अब कहाँ से, मतलब मैं देख रही हूँ आपसे भी बात कर रही हूँ एकदम पेशेंटली, इतने आराम से तमाम चीज़ों पे आप जवाब दे रही हैं। मतलब किसी चीज़ की टेंशन होती है क्या आपको? नहीं जी, सब कुछ करने वाला तो प्रभु जी हैं, हम्म, तो मैंने सब कुछ प्रभु पे छोड़ा हुआ है, तो वो अच्छा ही करेंगे, हम्म, वो गलत क्यों करेंगे। हम्म। तो मैं चिंता वगैरह नहीं करती, मैंने सब प्रभु पे छोड़ा हुआ है। अच्छा, तो बिल्कुल। मतलब कोई टेंशन किसी बात नहीं। की है नहीं, नहीं। सब प्रभु कर रहे हैं और वो करवा रहे हैं। बिल्कुल। तो अब राजनीति में जब से आप आई हैं और तब से लेकर बहुत अलग-अलग समय आपने देखे। आप जब विधायक रही, प्रतिनिधित्व किया आपने हिसार का, मंत्री भी रही, तब क्या कुछ काम आपने हिसार के लोगों के लिए करवाया? क्या कुछ योजनाएँ आप लेकर आई हिसार? मैंने उस समय, हमारे यहाँ हिसार के अंदर जगह जगह पानी नहीं था, पीने का पानी, तो मैंने पूरे हिसार के अंदर उस समय पानी की लाइन डलवाई, जहाँ पानी मिल गेट की तरफ पानी नहीं था। हम लोगों ने पार्क बनवाए, जहाँ पर कि मिल गेट की तरफ गंदगी का ढेर रहता था, जहाँ रोज़ लोग बोलते थे कि एक डेड बॉडी मिलती है, इतना मतलब वहाँ पर ये दलदल होता था। तो वहाँ जिंदल साहब के जाने के बाद वहाँ पर पार्क बनवाया गया, तो आज वो मिल गेट इतना सुंदर लगता है, इतना बड़ा पार्क बना हुआ है वहाँ। और शहर के अंदर भी 2 पार्क और बने हुए हैं, जिंदल हॉस्पिटल है, जिंदल स्कूल्स हैं, तो यहाँ पर बना हुआ है बच्चों के लिए सब। क्योंकि हमारी जहाँ भी फैक्ट्री होती है, उस फैक्ट्री के अंदर स्कूल और हॉस्पिटल दोनों चीज़ ज़रूरी है, दोनों चीज़ बनाते हैं। आपने तो भले ही बना के तमाम लोगों को सहूलियत देने का काम कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो हेल्थ सिस्टम है या फिर जो स्कूलों का सिस्टम है, उसमें कितनी परेशानियाँ आप देख रहे हैं आम लोगों के लिए? क्या कुछ झेल रहे हैं? खैर वैसे तो हिसार जो है स्कूल और मतलब एजुकेशन और हेल्थ, स्वास्थ्य का दोनों का हब है। यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल बहुत सारे हैं, ऐसे स्कूल भी बहुत सारे खुले हुए हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कम है, क्योंकि कई बार देखती हूँ कि कहीं एडमिशन मिलता ही नहीं है बच्चों को, तो बहुत सारे स्कूल अभी भी और खोलने की ज़रूरत है, और से तो बहुत हैं भी खुले हुए। ये विज़न आपका हिसार को लेके है या हरियाणा को लेकर एक बड़ा विज़न आप देख रही हैं? कुछ सपने आपके पूरे स्टेट को लेकर हैं जो आप चाहती हैं कि साकार हों? क्योंकि मैं तो यही चाहूँगी कि हमारे हरियाणा के अंदर सब कोई नाम लेके बोलें तो बोलें कि हाँ, हरियाणा एक स्टेट ऐसा है जिसके अंदर कहीं भी चले जाओ सभी सहूलियत हैं, सभी लोग बड़े अच्छे से रह रहे हैं, सबके पास अच्छा काम है, अच्छे स्कूल्स हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। तो यही चाहूँगी, क्योंकि पहले भी जब बिजली जैसे थी तो बिजली के 2 हमारे टाइम में 2 पावर प्लांट लगाए गए थे, तो बिजली की भी उस समय के बाद काफ़ी सुविधा हो गई थी सबको, तो अच्छा सारा चल रहा है बहुत। तो मतलब पॉजिटिव सब लग रहा है। जो भी छोटी-मोटी चीज़ें आप कह रहे हैं परेशानियाँ लोगों के लिए हैं फ़िलहाल, आप जीती तो आप कोशिश करेंगे उन तमाम चीज़ों को दूर कर पाएँ। इलेक्शन टाइम है, टेंशन तो फिर भी सबको रहती ही है, मतलब चाहे कितना भी ईज़ी चुनाव किसी को लगे या
किसी को लगे कि मुश्किल है तो कुछ लगता है आपको कि चिंता होती है रात को जब सोने के लिए जाती है तो सोचती हैं अरे क्या क्या रह गया या क्या क्या अच्छा हो गया? नहीं, मैंने तो मेरे सब लोगों पे छोड़ा हुआ है कि मुझे जो बताओगे, जहाँ कहोगे वहाँ मैं चली जाऊँगी। हाँ, वहाँ जाके जिस तरह बोलोगे वोट माँगने में हाथ जोड़ के वोट भी माँग कर आ जाऊँगी। हाँ। बाकी आप लोगों को काम सँभालना है। बाकी ये सब लोग काम सँभाल रहे हैं। और वैसे देखिए चुनाव आसान तो नहीं होता, चुनाव तो थोड़ा मुश्किल ही होता है, सभी के लिए मुश्किल है। तो लेकिन ठीक है, मुश्किल बात भी जो होती है सबके साथ मिलकर ठीक हो जाती है, तो ये मेरी भी सबके साथ मिलकर ठीक हो जाएगी। तो इसीलिए कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं झेल रही। परेशानी तो नहीं। मतलब सारा का सारा चुनाव आपने लोगों के ज़िम्मे सौंप रखा है कि आप ही लड़िए, आप ही का चुनाव है। बिल्कुल। मुझे जैसे बोलेंगे हाँ, जो मुझे बोलेंगे जहाँ, हाँ, मुझे जहाँ बुलाओगे, जहाँ कहोगे, जिस तरह से कहोगे, जितने बजे कहोगे मैं पहुँच जाऊँगी। हुँ, बाकी आप लोगों का चुनाव है, आप लोग लड़ो, हुँ। तो वही कर रहे हैं। तो इतनी शक्ति, इतनी ताकत ये कहाँ से मिलती है? ये सब मेरे लोगों की वजह से ही मिलती है। अच्छा, सब पूरी मतलब सारा का सारा क्रेडिट आप हर चीज़ का अपने लोगों को दे रहे हैं, हिसार के परिवार को दे रहे हैं। सारे परिवार ने मेरे लिए किया है जी, हुँ। सारे परिवार को दे रहे हैं। जिंदल साहब की बात करें तो एक बहुत बड़ा नाम है। हम राजनीति के क्षेत्र में देखें या फिर हम अदरवाइज बिजनेस के क्षेत्र में, अपनी इंडस्ट्रीज़ के क्षेत्र में देखें तो बहुत सफल मुकाम उनका पूरा जीवन रहा। ये सारी प्रेरणा या सीख जो भी आपने पहले भी जिक्र किया कि उन्हीं से आपने सीखी, सबसे ऐसी बात जो हमेशा से आपके दिल में रही जिंदल साहब की कि ये मुझे कह के गए थे और ये बात तो मतलब हमेशा इसको मैं अपने साथ लेकर अपनी ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ रही हूँ? उनका एक ही था कि मेहनत और ईमानदारी। ईमानदारी से अगर सब कुछ करोगे तो सब लोग ठीक हैं, और सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर सच आप बोलते हो तो आपको एक ही बार बोलना पड़ेगा। झूठ आप बोलोगे तो आपको बार बार याद रखना पड़ेगा कि आपने क्या बोला था और क्या बोलना है। तो उन्होंने यही सिखाया था कि सच बोलना चाहिए। ईमानदारी और मेहनत से आदमी कभी भी पीछे नहीं रह सकता, ईमानदारी और मेहनत से आदमी आगे ही बढ़ता है। लेकिन जिस अभी राजनीति में आप हैं, ये सारे के सारे काम यहाँ पे बड़े मुश्किल हैं। चाहे बात सच बोलने की हो, चाहे ईमानदारी की हो। कहते हैं नेता सच बोलते नहीं है, बस गोल गोल बातों में घुमा देते हैं लोगों को। इस बात पर चलना कठिन लग रहा है या नहीं? क्योंकि शुरू से ही आप इस नहीं। सब में रही तो। आप जिस तरह से अगर अपने जीवन को जिस तरह से चलाना चाहोगे, शुरू से आपने जो बना लिया कि आपको ईमानदारी से चलना है, सच बोलना है, मेहनत करनी है, आप उसी पे चलते रहोगे तो कोई आपको कुछ नहीं कर सकता। फिर आप अपने जीवन को उसी तरह से चला सकते हो। लेकिन तमाम नेताओं की बातें अगर हम सुने या देखें तो आपको लगता है कि आज के राजनीतिज्ञों को कुछ ये चीज़ है जो फॉलो करनी चाहिए लाइफ में? ये बाकियों के लिए नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने जीवन में यही चाहूँगी कि मैं सच बोलूँ, ईमानदारी और मेहनत से सच बोलकर ही सारे काम करवाऊँ। और मैं जब सच बोलती हूँ तो मेरे काम भी मतलब कोई दिक्कत नहीं आती मुझे, तो सबको मालूम है कि ये तो झूठ नहीं बोलेगी, इसके जो भी काम है ज़रूरी काम होंगे, तभी ये बोल भी रही है, मेरे काम हो भी जाते हैं। तो चुनाव में बिल्कुल शांति से हैं, कोई टेंशन किसी बात की, कोई स्ट्रेस नहीं है, विश्वास है, सब भगवान पे छोड़ रखा है। विश्वास है लोग बिल्कुल विधानसभा पहुंचने का मौका देंगे? बिल्कुल विश्वास है, विश्वास बहुत है। ज़्यादा। तो ये विश्वास अपने काम के साथ साथ जो लोगों का प्यार है उसकी वजह से और ज़्यादा पुख्ता हो जाता है? बिल्कुल, क्योंकि सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनका अपना कोई स्वार्थ है नहीं, सिर्फ मेरे लिए कर रहे हैं लोग आके। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि लोग मेरे लिए इतना काम कर रहे हैं, सारे मिलकर कर रहे हैं, और मिलकर इसी तरह से काम करेंगे तो भगवान हमें ज़रूर सफलता भी देंगे। सफलता देगा इस बात जी। का भी। अपने समर्थकों को क्या कहेंगे आप? क्योंकि हमने देखा टिकट ना मिलने से लेके अब तक भी लगातार आपके साथ खड़े हैं और आपसे ज़्यादा ही चुनाव प्रचार में, चुनाव मैदान में, ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। तो उनको क्या मैसेज देंगे आप हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से? मैं अपने हिसार परिवार को यही कहना चाहूँगी कि आप जिस तरह से मेहनत और ईमानदारी से इतना काम को कर रहे हैं, उसी मेहनत से काम को करते रहिए, और आने वाली 5 तारीख को अपना एक एक वोट, हमें टॉर्च का निशान मिला है, तो टॉर्च के निशान के सामने बटन को दबाकर दीजिए और दिलवाइए, तो सफलता आपके आपके सामने होगी। तो जानती हैं निर्दलीय चुनाव लड़ने में थोड़ी मुश्किलें तो होती हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आसान इसलिए है क्योंकि ताकत मेरे साथ, मेरे वर्कर्स और मेरे परिवार की है। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे साथ मेरी ताकत है, मेरा हिसार परिवार की ताकत है। तो ये सब लोग मिलकर जब, क्योंकि देखिए मेरा वोट तो आज एक ही वोट है, बाकी सारे वोट तो मेरी जनता के हैं, तो वो लोग जब जितने वोट डालेंगे तो उसी से सफलता मिलेगी। तो इन लोगों को मालूम है सबको कि हमें अपने वोट डालने भी हैं, डलवाने भी हैं, तो बहुत मेहनत करके वोट डालेंगे भी और डलवाएंगे भी।
चलिए, बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए और बहुत इस बहुत तमाम धन्यवाद। बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सावित्री जिंदल जी को आपने सुना, आश्वस्त हैं इस बात को लेके कि जिस चुनाव को ये लड़ने जा रही हैं या जिस चुनावी मैदान में ये हैं, भले ही चुनाव ये लड़ रही हूँ, लेकिन ये चुनाव पूरा हिसार का परिवार लड़ रहा है। जो सावित्री जिंदल जी के लिए लगातार मैदान में हैं, उनके लिए मांग भी रहा है, डाल भी रहा है, और दूसरे लोगों को प्रोत्साहित भी कर रहा है। विकास को लेकर बड़ा एजेंडा है, किसान के कामों को लेकर एक बड़ा सपना है, और न सिर्फ किसान बल्कि विकास की चाहती हैं। और सवालों का जवाब कितनी सहजता से सावित्री जिंदल जी ने दिया, और आपने इस इंटरव्यू में सुना। फिलहाल मेरे साथ इस चुनावी स्टूडियो में आज के सफर में हरियाणा न्यूज़ पे लगातार चुनाव हरियाणा में। इजाजत, नमस्कार।